हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और आज हम हिंदी सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं 20 से 30 क्वेश्चन हम करते हैं ऑलरेडी। फिलहाल इस टाइम आज हम 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, चाहे वो केवीएस का हो या जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उसमें आप सफल हों और आने वाले सभी परीक्षाओं में आप अपना अच्छा कर पाएँ। इसी कामना के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार हैं आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हिंदी के 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कैसे है। जहाँ डिटेल में समझने की बात होगी फ्रेंड्स, वहाँ समझा भी जाएगा। जहाँ क्वेश्चन लगेगा कि लेंदी है, इसको समझाना 1-2 मिनट की बात नहीं है या 3 मिनट की बात नहीं है, उस पर आधे घंटे का 15-20 मिनट का लेक्चर चाहिए, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अगली किसी वीडियो में उसको अलग टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। चलिए बात करते हैं कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। तो आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती होगा नहीं, ये भारोपीय है। भारत और यूरोप के लोग ना, यूरोप के लोग बोलते थे भारोपीय भाषा हिंदी। जैसे आर्य जब आया था, आर्य समाज जब हमारे यहाँ आया था, आर्य लोग आए थे, तब से ये जो है हिंदी भाषा का प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये आपका भारोपीय हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हिंदी भाषा किस भाषा का परिवार है, तो भारोपीय भाषा का है, जो भारत और यूरोप के मध्य के लोग बोला करते थे। आगे देखते हैं, इनमें बहुत ही बड़ी, समझ लीजिए अगर बात करनी रहे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, एक अलग टॉपिक ही है, सब्जेक्ट ही मतलब कि लेसन ही है इसका। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली या प्राकृतिक से। ठीक है, पाली प्राकृतिक में ये योजक चिन्ह लगना चाहिए था। चलिए फिलहाल यहाँ पे छोटा है, कॉमा हम लगा के इसमें काम चला लेते हैं। वैदिक संस्कृत से, तो देखिए सबसे पहले अगर लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत आ गया है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से ही जो है ये दो भाषाएं हमारी निकली हैं, एक लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत उसे कहा गया जो वेदों को लिखने के लिए यूज करी गई, और लौकिक संस्कृत उसे कहा गया जो लोगों के द्वारा प्रचलन में बोली गई। जैसे हम क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं खड़ी हिंदी कि कैसे हो आप, क्या करें, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत बोली गई उस टाइम में कि जिस तरह से वहाँ के लोग, क्षेत्रीय लोग बात करते थे संस्कृत में, तो उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। ठीक है, अब लौकिक संस्कृत के बाद ही आपका प्राकृतिक और पाली भाषा आई। प्राकृतिक भाषा आपको पता है जैन धर्म में बोली गई, और पाली भाषा जो आपकी बौद्ध धर्म में जो लोग थे उन लोगों ने पाली भाषा का यूज किया। अब पाली भाषा या प्राकृतिक भाषा के बाद आपका जो है अपभ्रंश आया। क्या आया? अपभ्रंश आया। अब अपभ्रंश के बाद आपका आया सौर सैनी। ठीक है, सौर सैनी, और सौर सैनी के बाद आपका हिंदी भाषा निकली। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं संस्कृत के दो रूप हुए आपके, वैदिक और लौकिक। वैदिक लौकिक के बाद इसमें पाली और प्राकृतिक आ गए। प्राकृतिक भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश के बाद सौर सैनी, और सौर सैनी का बिगड़ा हुआ रूप आपका हिंदी है, जो हम आज बोलते हैं नॉर्मली इंडिया में। ठीक है, और बहुत भी विदेशों में भी जो है हिंदी बोली जाती है, आप जानते हैं, आपको बताना है नहीं। तो अगर सौर सैनी होता ऑप्शन में तो सबसे परफेक्ट होता, लेकिन इस ऑप्शन में सौर सैनी है नहीं, है आपका अपभ्रंश, तो अपभ्रंश सही हो जाएगा। अगर अपभ्रंश न होता तो हम प्राकृतिक और पाली को करते। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और सारणी, जिस सारणी को मैंने अभी बताया, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो उसको हम अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियोज़ जिसमें हम क्लियर बात करें और एक अच्छे से सेशन हो हमारा, आधे घंटे का 1 घंटे का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो वीडियोज ज़रूर लाऊंगी आपके लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। आपको पता है गुजराती तो देवनागरी लिपि में लिखी नहीं जाएगी, उड़िया तो लिखी नहीं जा सकती, सिंधी मैथिली लिखी नहीं जा सकती। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका
मराठी। मराठी जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कहने का मतलब है कि हम जिस तरफ से इधर से लिखना शुरू करते हैं इस तरह से, ऐसा नहीं कि उर्दू में और फारसी में हम इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं, मतलब ये बाएं से दाएं की ओर देवनागरी लिपि लिखी जाती है और वही काम होता है मराठी में। आगे देखते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ठीक है, अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो आप बताएं कि अगर आप मैथिली भाषा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं, आप भले ना बोल पाए उसे, लेकिन आप उसको समझने में सक्षम रहेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, खासकर भोजपुरी और हिंदी में ना। भोजपुरी की जो भाषाएं होती हैं वो मैथिली से मिलती जुलती हैं, मगही के भी, अवधी। अब बात कर लेते हैं अवधी की भी। सही ऑप्शन, चौथे का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अवधी। ठीक है, जो आपका बिहारी हिंदी नहीं है, अवधी भाषा आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तो आंध्र प्रदेश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। ठीक है, अब घोष वर्ण की बात कर लेते हैं। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब स्वर तंत्रियों के आधार पर जो कंपन होता है, स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो उसे हम जो है घोष वर्ण कहते हैं। और घोष जो है वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आपका अघोष हो जाता है, आपका सघोष हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल इक्वेशंस है नहीं, फिर भी देख लेते हैं सघोष अघोष क्या है। ठीक है ना, अब अघोष की बात करी जाए, अघोष की बात करी जाए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ घोष पूछा है, तो जो अघोष होगा सघोष होगा, दोनों का मिक्स जो भी होगा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अघोष वो हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का। आप समझते हैं ना, क से लेके ज्ञ तक जो होता है, तो क से लेके अंगा तक एक वर्ग हुआ। ठीक है, फिर च से लेके वर्ग आपका हो गया, और इसी तरह ट से लेके अड़ा तक, त से लेके म तक, इस तरह से एक एक वर्ग हो जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो हो जाता है वो अघोष हो जाता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो हो जाता है वो सघोष हो जाता है, और सभी स्वर भी सघोष होते हैं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब देख लेते हैं क और ख। ख जो है वो पहले और दूसरे पे आ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सघोष है कि अघोष है? आप ही बताइए, क्योंकि जो घोष है इसमें सघोष अघोष दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो घोष का मतलब यहाँ पे सघोष से है। ठीक है, जब अघोष लिखेगा तभी आप अघोष में लगाएंगे। तो यहाँ पे सघोष किसे कहेंगे? सभी स्वर, और तीसरा और चौथा, पांचवा वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा अक्षर। तो पांचवा जो हो जाएगा म हो जाएगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल में समझने के लिए आप या तो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए, या तो आप वीडियोज़ से अगर आपको मोबाइल से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेल में वीडियो मिले। और अन्यथा बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आप जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ। तो आपको बता दें तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। जो तालु से और दंत से मिलकर जो व्यंजन बोले जाते हैं, उस मास से निकलते हैं, वो आपका तालव्य व्यंजन हो जाता है। तालव्य व्यंजन में आपका ई और बड़ी ई आ जाता है। ठीक है, और य और स आ जाता है, और च वर्ग के सभी, च वर्ग के जो हो जाते हैं अक्षर वो आ जाते हैं। तो च वर्ग जो है आपका दिख रहा है, च, छ, ज, झ, तो यही तालव्य व्यंजन है। अगर यहाँ पे ई या य श होता तब भी ये तालव्य व्यंजन होते। आगे देखते हैं, छ वर्ड किसके योग से बना है? सबको पता है, ये कुछ भी अलग नहीं है। त्र से पूछा जाता है, ज्ञ से पूछा जाता है, और एक आपका छ श्र भी पूछा जाता है। श्र, ज्ञ नहीं, फिलहाल श्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। और त्र किससे बना है? तो छ क्या है? क स से बना है, या क च से, क छ से, या क स से बना है, बड़ा वाला स से। तो आप क्या बताएंगे कि छ किससे बना? छ से क्षत्रिय जो है वो किससे बना होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा क और स। ठीक है, क और छ से नहीं, छ से नहीं, और च स से भी नहीं, ये क और स। हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन इस तरह से लिख के दे देता आपका प्लस अ, तब भी ये सही होता। ठीक है, तब भी ये सही होगा। और मैं त्र की बात कर रही थी, तो आपको पता है त है, देख लेते हैं।
त्र की बात कर रही थी, तो इसमें त है प्लस आधा आपका र है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन स्र पे आप देख लेते हैं। जैसे ये श्र, जैसे श्रमिक लिखा जाता है तो इस पे बड़ा वाला स है और ये हलंत वाला र है, आधा र है कहने का मतलब। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा युग्म में अघोष ध्वनि है? ग, घ, ड, ढ, प, फ, द, ध। तो आपने अभी भी पढ़ा कि अघोष कौन सा स्वर हो जाएगा भाई? अघोष जो हो जाएगा वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो क से लेके ञ तक हो, च से लेके ञ तक हो, ट से लेके अड़ा तक हो और म से जो है आपका त से लेके म तक हो। ठीक है, तो पहला और दूसरे की बात हो रही है, तो प और फ, प और फ जो है वो आपका क्या हो रहा है? पहला वर्ड आ रहा है ना, प फ, पहले प फिर उसके बाद दूसरा फ, तो ये क्या है? अघोष ध्वनि है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप चीज़ों को मन में बिठा लेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, ऋषि, सृष्टि। सृष्टि तो आपको पता है, इसी प्रकार से सृष्टि लिखा जाता है, जिस तरह से छोटा सा उसमें होता है, न स्र होता है न बड़ा सा होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छ, छह, छह या छ, तो छ होता है। ठीक है, इसको पढ़ते छ ही हैं। ये जो है जो आपका अन की मात्रा लगी हुई होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। अनुसार जो होता है ये होता है और विसर्ग जो होता है ये होता है। तो इस तरह से विसर्ग व्यंजन में हम लोग पढ़ते हैं। आगे जब संधियाँ पढ़ेंगे तो उसके बारे में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। युधिष्ठिर, 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 ये वाला स गलत है। युधिष्ठिर ये भी गलत है, ये युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है, युद्ध में जो होता है स्थिर उसे युधिष्ठिर कहते हैं। इस तरह से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं समास के आधार पर। स्वागत में संधि है व्यंजन, दीर्घ, जड़ या वृद्धि। तो पहले स्वागत की संधि समझना है, तो सबसे पहले हमें संधि को पढ़ना पड़ेगा। और संधि को पढ़ने के लिए जब हम किसी शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि वो कौन सी संधि है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जैसे अगर स्वागत का हम अच्छा सा अर्थ संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद हमें तब करना है जब दोनों तरफ अर्थ जो है होने चाहिए। तो इसका हो जाएगा सु आगत, आगत। ठीक है, आगत मतलब आने वाला। सु, सु आपको पता है पॉजिटिव चीज़ों के लिए सु का यूज करते हैं, जैसे शुभ, लाभ, है कि नहीं? तो ये जो है सु है, ये पॉजिटिव थिंकिंग को रिएक्ट करवाता है। तो यहाँ पे सु आगत हो गया। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे कौन कौन सा जो है, पहले देख लेते हैं। सु, धन, आगत। ठीक है, ये तो आपका संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें हमको संधि कौन सी है ये पहचानना है। ठीक है, तो इसमें छोटा ऊ आप देख रहे हैं लगा हुआ है और प्लस आ लगा हुआ है। तो आपको पता है ऊ प्लस आ, चाहे वो बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, ये जब मिल के क्या बना लेते हैं? वा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वा। देखिए फिर से, अगर ऊ प्लस अ मिले तो व बन जाता है, ऊ प्लस आ मिले तो वा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका? वही तो हुआ है, ऊ और आ मिल के वा बन गया है स्वागत, यही हुआ है ना। तो ये आपका कौन सा है? यण संधि है, जिसमें ऊ, बड़ा ऊ या अ ई के मध्य जो है योग करवाया जाता है और वो यण संधि में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है गुण, अयाद, यण, दीर्घ। ठीक है, यद्यपि में। तो अब यद्यपि को जब संधि विच्छेद करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा। तो हम संधि विच्छेद तभी करेंगे जब दोनों तरफ जो है कुछ मतलब निकले उस संधि विच्छेद करने के बाद, उनका विच्छेद करने के बाद, उनका अलगाव करने के बाद भी उसका अर्थ एक निकले। जैसे यदि, धन, अपि, यद्यपि, ये हो गया इसकी संधि। अब देख रहे हैं आप इसमें क्या क्या जो है मिल रहा है, किस प्रकार से। अब देख लीजिए, जैसे वहाँ पे सु आगत हम लोगों ने मिलाया था, तो यदि ई आ रहा है, आपको पता चल रहा है ये ई है, छोटी ई है, प्लस आ मिल रहा है। तो आपको पता है कि ई य आ मिल के या तो य बनाते हैं या आ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अ मिलेगा यहाँ पे, अ मिलेगा तो य बनेगा, आ मिलेगा तो या। तो यही यद्यपि यहाँ पे हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। यद्यपि में भी क्या है आपका? यण संधि। मैंने कहा ई और ऊ का योग यहाँ पे करवाया जाएगा तो ये आपका यण संधि हो जाएगा। प्रत्युपकार है, देखिए यहाँ पे प्र होगा, प्र। ठीक है, मतलब कि प्रत्युपकार।
प्रत्युपकार है, ठीक है। यहाँ पे यह प्र है, प्री नहीं है। तो इसका सही संधि विच्छेद है प्रति उपकार, प्रति उपकार, प्रति उपकार या प्रतिधन अपकार। तो आपको पता है यहाँ पे सही ऑप्शन आपको देख के ही लग रहा है कि क्या हो जाएगा, प्रतिधन उपकार। अब ये प्रत्युपकार किस संधि का है उसकी बात करी जाए प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद में, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही ऑप्शन हमने बात कर लिया कि तीसरा है प्रतिधन उपकार, ठीक है। ये भी क्या है, एक यण संधि है। कैसे, मैंने कहा आपकी छोटी ई मिली है प्लस क्या हुआ है, आपका ऊ हुआ है, ठीक है। और ये मिलकर क्या बन जाते हैं, वह मिल जाते हैं, तो बन जाते हैं, और ई या ई मिल के आपका य बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पे प्रत्युपकार यही हुआ है कि आपका य बन गया है, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं, महोदय का संधि विच्छेद है महोधन दय, महाधन उदय, महान धन उदय, महाधन उदय। तो आपको सही पता ही चल गया कि महाधन उदय ही क्या है, सही संधि विच्छेद है, क्योंकि महा उदय ये अलग अलग ये दो अर्थ दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो महाधन उदय तो सही हो गया। अब ये कौन सी संधि है इसकी बात करी जाए तो पहले देखते हैं, इसको तोड़ते हैं क्या क्या मिला है यहाँ पे। पहला तो आपको अ मिला है, आ मिला है, यहाँ पे आ की मात्रा लगी ना, यहाँ पे आपको आ मिल गया। अब आ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऊ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, ऊ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि जब आ और ऊ मिलकर क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, परमेश्वर में समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। तो परम ईश्वर, ठीक है, परमेश्वर, परम ईश्वर। तो अब देख लेते हैं 17 का क्वेश्चन उसमें है क्या। अब देखिए, परम ईश्वर, इसका अलग करेंगे आप, परम ईश्वर या परम के समान है ईश्वर। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, के समान और के लिए जहाँ पे सब विशेषण विशेष जुड़ते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, कर्मधारय हो जाता है, ठीक है। अब कर्मधारय की बात कर लीजिए, जैसे समास में दिक्कत ये हो जाती है कि क्या है, किस प्रकार से समझना है। तो समास के लिए एक अलग वीडियोस बनाएंगे हम, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी चीज़ों को, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझाया गया है। फिलहाल उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कर्मधारय की बात करी जाए तो कर्मधारय में क्या, इसके जितने भी पद होंगे, समस्त पद जो होंगे, दो पद होते हैं आपको पता ही है समास विग्रह में। तो इसका जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है। उसका मतलब, उसका मीन्स ज़्यादा होगा। इसका उत्तर पद जो होगा वो प्रधान होगा, ठीक है ना, प्रधान हो जाएगा। अब इसका पूर्व पद जो होगा, इसका पूर्व पद, इसके पहले का जो पद होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो उपमान या उपमान उपमेय होगा। उपमान उपमेय, अगर उपमान उपमेय नहीं समझ में आ रहा तो विशेषण और विशेष से समझिए, विशेषण या विशेष से समझिए। विशेषण, विशेषण आपको पता है कि जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है और विशेष से भी उसमें शामिल होगा। तो उसी तरह से परम है ईश्वर जो, ठीक है, परमेश्वर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से हैं, जैसे चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, चरण कमल, चरण के कमल के समान है चरण ना। यहाँ पे क्या है, विशेषण बता रहा है, किसका, संज्ञा का विशेषण बता रहा है कि किसके प्रकार है, किसकी तरह है, किसके समान है, ठीक है। तो कमल के समान है जो चरण, वो क्या है आपका, कर्मधारय का हो जाएगा। और बात कर ली जाए कमल नयन, ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ आपका कर्मधारय में भी आता है और आपको बहुब्रीहि में भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंस हैं अलग अलग थोड़े से, बस ये कि कर्मधारय में जो है विशेषण और विशेष्य दोनों होता है, लेकिन बहुब्रीहि में विशेष्य नहीं होता, सिर्फ विशेषण होता है। चलिए इनके बारे में बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, 10 मुख, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, 10 मुख, 10 मुख होगा, ठीक है। ये टाइपिंग में दिक्कत हो गई है, आप बना लीजिएगा। 10 मुख में समास है कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष या द्विगु समास है। तो इसका सही, जो सबसे सही अर्थ हो जाएगा 18वां का, वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। मैंने अभी अभी इसलिए बताया। अब देखिए बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है, बहुब्रीहि में जो है विशेषण होगा, सिर्फ विशेषण होगा, ठीक है। अब कैसे, 10 मुख, ठीक है, 10 मुख, आप जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, उसी तरह 10 है मुख जिसके, मतलब कि रावण, दोनों का मतलब एक ही है, दशानन या 10 मुख। 10 है मुख जिसके
मतलब कि आपने समझा, दशानन, 10 है आनंद जिसके, वो आपका क्या है, रावण। ठीक है, तो ये विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है, जो संज्ञा सर्वनाम है उसकी क्या विशेषता की, जो उनके जो, अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है ना, शिव के बारे में कि नीला कंठ है उनका, विशेषता है उनकी। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, ये क्या है, सब बहुब्रीहि समास है। और आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, द्विगु समास आया है तो द्विगु समास के भी, इसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, उससे संख्या, बहुत ही आसान है द्विगु समास को समझना। जैसे चौराहा, चौराहा। ठीक है, दोपहर, दोपहर, ये देख रहे हैं ना, दो शब्द मिल रहा है, चार, चौराहा क्या हो जाएगा, राहों का, 4 राहों का जो समूह होगा, जहाँ मिलेगा, संगम होगा, वो क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। दोपहरों का मिलना क्या हो जाता है, दोपहर हो जाता है। नवरात्रि, 9 रातों का समूह जो हो जाता है, नवरात्रि हो जाता है। तो इस तरह से द्विगु समास हो जाता है। तत्पुरुष समास की बात कर ली जाए, और आगे जो है बहुत ज़्यादा बात करेंगे हम तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम 20 मिनट में करते थे, आज 21 हो गया टाइम। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो सही ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो उत्पत्ति के आधार पर आपको पता है 4 होते हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं आगे, इनके बारे में डिटेल वीडियोज़ आएंगी, सो डोंट वैरी, बस आप बने रहिए। और वीडियोज़ जितनी भी आ रही हैं, जितने भी प्रीवियस हैं वीडियोज़ पीबी एजुकेशन सिस्टम चैनल पे, वो आप जाके विजिट करें। आपको इतना तो श्योर है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। और समझने की मत कहिए, समझाने के लिए तो 20-20 मिनट, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट या 6 मिनट भी मैं ले लेती हूँ। फिलहाल बहुत कम अब कर दिया है मैंने। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो सही ऑप्शन की बात करी जाए तो ये विभावरी जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम तत्भव पे जो है एक डिटेल वीडियो आएंगे, जिसमें से हम 10-20 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द लेंगे जो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में सभी माफ़ करिएगा एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो KVS का हो, यूपी टेट या आने वाली सुपर टेट में भी, भगवान करे सुपर टेट भी जल्दी देखने के लिए मिले और मिलेगा भी। तो उसमें भी जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस हिंदी के। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।